अभी तक हमने यह निर्धारित किया है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का प्रथम कवि कौन था और काल निर्धारण के आधार क्या है। विद्वानों ने अनेक रूप से इसमें अपने विचार व्यक्त किए हैं, नामकरण भी किया है, काल निर्धारण भी किया है, लेकिन अनेक आलोचकों ने अपना खंडन मंडन भी इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ग्रीष्म के पश्चात नामकरण की एक लंबी श्रृंखला है जिसका क्रमानुसार विश्लेषण हमें करना होगा। मिश्र बंधुओं ने जिसे प्रारंभिक काल को 700 से 1444 ईस्वी तक माना है। मिश्र बंधुओं ने साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण ग्रीष्म की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ और सुव्यवस्थित पद्धति में प्रस्तुत किया है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 भागों में साहित्य का इतिहास लिखा, जो 2250 पृष्ठों में फैला हुआ है। इससे 5000 से अधिक इसमें कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ को मिश्र बंधुओं ने आदर्श इतिहास की संज्ञा दी है। मिश्र बंधुओं ने आलोच्य काल को प्रारंभिक काल नाम दिया तथा इन दोनों ने 643 से 1387 ईस्वी तक का साहित्य इसमें समेट लिया। इस नामकरण का कोई ठोस आधार तो था नहीं, किंतु प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य इन्होंने केंद्र में रखा। यही कारण है कि इन्होंने अपने अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी, चंद पूर्व की हिंदी, रासोकाल, उत्तर प्रारंभिक हिंदी आदि नाम दे दिए। मिश्र बंधुओं के पश्चात आदिकाल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वीरगाथा काल की संज्ञा को लेकर हमारे सामने आता है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत तक लंबी अवधि तक माना है। शुक्ल जी लिखते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है और इस नामकरण की प्रासंगिकता, औचित्य और आधार पर विचार व्यक्त करते हुए शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, एक अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिसका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। शुक्ल जी ने 4 साहित्यिक पुस्तकों और 8 देशी पुस्तकों के आधार पर आदिकाल के लक्षण और नामकरण को वीरगाथात्मक सिद्ध कर दिया। ये पुस्तकें कुछ इस प्रकार है: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य में खुमान रासो, बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली आदि। शुक्ल जी के अनुसार इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर से सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति सक्रिय रही है, उसका भी उल्लेख शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में किया है। भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार हो रहे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को भी सहने पड़ रहे थे, जहाँ हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चरण आदि उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उस भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। उस काल में शौर्य और वीरता का भाव कितना बलवती था, इसका अनुमान शुक्ल जी के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि राजपूत अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही लड़ाई मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के हमले भी होते रहते थे। सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। शुक्ल जी आदिकाल में प्रचलित परंपराओं और वृत्तियों को भी वीर गाथात्मक काव्य के लिए जिम्मेदार मानते हैं। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय अब बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थ की वह धूम नहीं रही थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी अब समाप्त होने लग गया था। उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता था या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह का संचार करता था और वही सम्मान प्राप्त करता था। इस दशा में काव्य व साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम 2 रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का उल्लेख हमें अधिक मिलता है। आचार्य शुक्ल के प्रवृत्त्यात्मक नामकरण वीर गाथा काल पर पर्वतीय आलोचकों ने नवीन चिंतन प्रस्तुत करते हुए अनेक आपत्तियां व्यक्त की है।
शुक्ल जी, पहली बात तो यह है कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल की सीमा 1050 से 1375 विक्रम सीवी तक माना है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार सर्वप्रथम तो उक्त काल का सीमा निर्धारण ही सदोष है। भाषा विज्ञान के अनुसार अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के समान हिंदी भाषा का विकास 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, अतः 1050 के समय हिंदी भाषा के ग्रंथों की सत्ता सर्वथा अमान्य है। शुक्ल ने तथा उनके अन्य अनुकर्ता अनेक अनुकर्ता इतिहास लेखों ने अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का प्राकृताभास की परिधि में समेटना चाहा, जो भी असमीचीन है। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर उक्त काल का नामकरण वीरगाथा काल किया है, वे या तो अस्तित्वहीन घोषित हो चुकी है अथवा उनमें कुछ से कुछ परवर्ती काल की सिद्ध हो चुकी है। वस्तु स्थिति यह है कि भारत में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के प्रारंभ से पूर्व तक साहित्य सृजन की प्रक्रिया धर्माश्रय, राज्याश्रय तथा लोकाश्रय में चलती रही। विद्वानों का यह भी मत है कि शुक्ल जी ने लगभग 900 वर्षों का साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में समेटा है। शुक्ल ने नामकरण के में 3 प्रमुख बातों का ध्यान रखा। पहली, वीरगाथाओं से युक्त ग्रंथों की प्रचुरता। दूसरी, जैन आचार्य द्वारा रचित प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को धार्मिक साहित्य कहकर साहित्य की परिधि से पृथक कर दिया। इसी तरह नाथों और सिद्धों की रचनाओं को विशुद्ध साहित्य से वंचित कर दिया। तीसरी मुख्य बात यह भी है कि विभिन्न विषयों में लिखित फुटकर दोहों को विशेष महत्व उन्होंने दिया नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धार्मिक पुस्तकों को साहित्यिक श्रेणी में न मानना बिल्कुल अनुचित ठहराया है। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए, अन्यथा हमें संस्कृत की रामायण, महाभारत, भागवत एवं हिंदी साहित्य की रामचरितमानस, सूरसागर आदि साहित्यिक सौंदर्य संकलित अनुपम ग्रंथ रत्नों को भी साहित्य परिधि से बाहर रखना होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन 2 खंडों में विभाजित किया। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है, दूसरा एक वर्ग का द्योतक है। राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यह नाम 2 वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्ध रचनाकार थे और सामंत रचना की प्रेरणा दिया करते थे, किंतु आदिकाल के प्रचुर साहित्य के संदर्भ में यह नाम एक पक्षीय रहता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल नाम दिया, जो प्राय शुक्ल जी के विचार को पुष्ट करता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीजवपन काल नाम दिया। आलोचकों ने इस नामकरण को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि यह किसी प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल नाम की संज्ञा को स्थापित करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भी इसी नाम का समर्थन करते हैं, और वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है, तथा जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि से संबद्ध गुत्थियां सुलझ जाती है। आदिकाल नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का समूचा साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से भी हम इस काल के साहित्य को हिंदी के आदि रूप का बोध स्वीकार करते हैं। अतः यह सिद्ध होता है